तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। आज हम देखेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का मैथ। ये चैप्टर 15 नंबर है, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे परिचय बोल रहा है कि पूर्व कक्षा में हमें दिया गए दंड आलेख से सूचनाओं को पढ़ना तथा दी गई सूचनाओं को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है, सीख चुके हैं। यहाँ हम यथाप्राप्त आंकड़े, उनका वारंवारता आवंटन और अंकगणितीय माध्य, बहुलक माध्य तथा दंड तथा दंडनीय चित्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं यथाप्राप्त आंकड़े। तो किसी निश्चित उद्देश्य से किसी विषय से संबंधित सजातीय प्रेक्षणों के प्रविष्टियों के संग्रह को यथाप्राप्त आंकड़े कहते हैं। ऐसे आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े कहे जाते हैं क्योंकि ये अभी अवर्गीकृत ही है, ठीक है। वर्ग के रूप में उसको लिखेंगे तब वो वर्गीकृत होगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी डाटा हो 1, 5, 4, 3 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये किसी निश्चित उद्देश्य से लिया गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे यथाप्राप्त आंकड़े, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रेक्षण है, ये प्रेक्षण है। तो ऐसे प्रेक्षणों के संग्रह को हम लोग यथाप्राप्त आंकड़े बोलते हैं। और जब इसको हम लोग सजा देते हैं तो उसको बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में तो उसको विन्यास्त आंकड़े बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम लोग यथाप्राप्त आंकड़े या फिर अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय के कक्षा 7 के 30 विद्यार्थियों के छमाही परीक्षा में 100 अंक के गणित के पर्चा में स्तर कैसा रहा यह जानने के लिए, अर्थात सबसे कम कौन और सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है, अधिक अंक कितने हैं, सबसे ज़्यादा कितने असफल रहे, कितने समान अंक प्राप्त किए आदि जानने के लिए उनके द्वारा प्राप्त अंकों को प्रत्येक छात्र से पूछकर एक कागज़ पर अंकित किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिनोट किया गया है 100 अंक का जो एग्ज़ाम था मैथ का, तो कुछ लोग 75 लाए, कुछ लोग 48 लाए, ठीक है, कुछ 60, कुछ 70, इस प्रकार से यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो ये हम बोलेंगे ये एक यथाप्राप्त आंकड़ा है, ठीक है। ये यथाप्राप्त आंकड़ा या फिर अवर्गीकृत आंकड़ा बोलेंगे। उपर्युक्त उदाहरण में प्रत्येक प्रविष्ट एक अंकित तथ्य है जिसे हम लोग प्रेक्षण बोलते हैं। इसको भी प्रेक्षण बोलेंगे, इसको भी प्रेक्षण बोलेंगे। इस प्रेक्षणों का संग्रह को यथाप्राप्त आंकड़ा या फिर अवर्गीकृत आंकड़ा बोलेंगे। जैसे कि 75 एक प्रेक्षण है, 48 एक प्रेक्षण है आदि। प्रेक्षणों के संग्रह यथाप्राप्त या फिर अवर्गीकृत आंकड़ा है। यथाप्राप्त आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होती है क्योंकि यहाँ पे सभी जैसे तैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें बताना कठिन होगा, ऐसा बता तो देंगे बट यहाँ पे कठिन होगा कि कौन सबसे ज़्यादा और कौन सबसे कम और कितने लोगों ने समान अंक प्राप्त किए हैं। तो ये सब बताना यहाँ पे कठिन है, ठीक है। तो निष्कर्ष निकालने में कठिनाई है। यदि इस प्रकार के आंकड़े संख्या में अधिक हो तो उनका अध्ययन असंभव हो जाता है। अतः यथाप्राप्त आंकड़े को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में सजाकर अध्ययन करते हैं। यथाप्राप्त आंकड़े को जब आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो हम इसे बोलेंगे विन्यास्त आंकड़े, ठीक है। तो ये विन्यास्त आंकड़े कहलाएंगे। जैसे जो हमने पीछे डाटा देखा उसको यहाँ पे बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, जैसे कि यहाँ पे घटते क्रम में सजा हुआ, पहले बड़ा को लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे यहाँ पे 75 3 बार आया तो 3 बार लिखा, फिर उससे छोटा 73 एक बार और है, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे घटते क्रम में है। और एक और इन्हें बढ़ते क्रम में भी सजाया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पे 95 है, तो इस प्रकार से सबसे बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजाया गया है, ठीक है। तो इसको भी विन्यास्त आंकड़ा बोलेंगे। तो इन प्राप्तांकों को देखने से पता चलता है कि उच्चतम प्राप्तांक जो है वो 95 है और निम्नतम जो है वो 18 है, ठीक है। और कितने लोगों ने, जैसे अगर हम पता करना चाहे 75 जो अंक है वो कितने लोगों ने लाया तो 1, 2, 3 आसानी से हम लोग बता पाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि प्रसार या फिर परिसर किसको बोलते हैं। तो प्रेक्षणों के उच्चतम मान तथा निम्नतम मान के अंतर को हम लोग परिसर यानी रेंज कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जो डाटा था उसमें देखा सबसे ज़्यादा ये 95 और सबसे कम 18, तो इन दोनों के अंतर जो आएगा वो परिसर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर के उदाहरण में अंकों का परिसर जो होगा वो सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटाएंगे तो 77 आएगा, तो ये उसका परिसर होगा। अब हम लोग जानते हैं आंकड़ों का प्रतिनिधि मान। तो इसमें सबसे पहला आता है अंकगणितीय माध्य।
तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम व्यवहारिक जीवन में औसत ऊंचाई, औसत प्राप्तांक, औसत उम्र, औसत मूल्य, औसत रन आदि शब्दों का प्रयोग सुनते हैं। ठीक है, औसत का मतलब होता है लगभग। ठीक है, ये नहीं औसत का मतलब अगर हम 50 के लगभग की बात करें तो ऐसा नहीं कि 50 ही होता है, 50 का लगभग उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो औसत वह संख्या होती है जो किसी प्रश्नों या फिर आंकड़ों के समूह के केंद्रीय मान को बतलाता है, उसके बीच के मान को बतलाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में है कि आप उदाहरण के लिए आपको वर्ग 7 के विद्यार्थियों की ऊंचाई यहाँ पे 150 सेंटीमीटर यानी 5 फीट लगभग है। इसका अर्थ यह है कि आपके वर्ग के विद्यार्थी समानतः 150 सेंटीमीटर लंबे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके वर्ग के सभी विद्यार्थी 150 सेंटीमीटर लंबे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर लगभग औसत की बात किया जाए तो यहाँ पे औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी 150 सेंटीमीटर होंगे, उससे कुछ कम भी होंगे, उससे कुछ ज़्यादा भी होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी 150 सेंटीमीटर लंबे हैं। कुछ विद्यार्थी की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से कम, कुछ की 150 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है। तो 150 सेंटीमीटर के आसपास सभी विद्यार्थी की ऊंचाई होंगी, यह आवश्यक नहीं है कि वर्ग के विद्यार्थी की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अतः दिए गए आंकड़ों का औसत दिए गए प्रश्नों से भिन्न कोई मान या फिर प्रश्नों में से ही एक मान हो सकता है। तो अगर औसत निकालेंगे तो जो प्रश्न में दिया हुआ होगा उसमें से कोई एक होगा या फिर उससे भिन्न होगा। जैसे कि अगर हम बात करें जाए 2, 4, 6, 8, ठीक है, और यहाँ पे 10 ले लें, तो इसका केंद्रीय मान मतलब बीच का मान देखें, यहाँ पे तो सभी इक्वली रूप में बढ़ रहा है, 2, 4 सब में 2, 2 का अंतर है, तो हम लोग आसानी से बता पाएंगे कि ये केंद्रीय मान इसका 6 होगा, अर्थात औसत 6 होगा। अगर इसको निकालना चाहे उससे तो हम लोग सबको जोड़कर जितना संख्या होता है उसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें संख्या कितना, 1, 2, प्रेक्षण कितना, 2, 3, 4, 5 प्रेक्षण है, यानी 5 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको जोड़ने पर, तो इसको जोड़ेंगे 6, 4, 10, 2, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, और 30 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, तो 6 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेक्षण में था उन्हीं में से एक आया केंद्रीय मान, या फिर उससे भिन्न भी हो सकता है, तो वो दिए गए डाटे के अनुसार होगा। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का औसत भिन्न हो सकता है। अब हम लोग माध्य, उसको जैसे औसत के माध्य भी बोलते हैं, अंकगणितीय माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के होते हैं माध्य, कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम औसत जिसे कि समांतर माध्य या फिर अंकगणितीय माध्य कहते हैं, या फिर केवल माध्य भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, औसत जिसको हम लोग समांतर माध्य, अंकगणितीय माध्य या फिर केवल माध्य कहते हैं, तो इसी की चर्चा करेंगे। सजातीय राशियों के सभी प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान अंकगणितीय माध्य या फिर समांतर माध्य कहते हैं। तो जो भी आपका सजातीय राशि होंगे उनके प्रेक्षणों का टोटल योग और जितना प्रेक्षण है उतना से डिवाइड देंगे, मतलब 5 प्रेक्षण होगा तो 5 से डिवाइड देंगे। ठीक है, इसे प्रायः एम्स द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो एम से स्टार्ट होता है। ठीक है, अतः एम बराबर अर्थात माध्य बराबर जो होगा वो प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में आपका किसी विद्यार्थी को 5 विषयों में, एक में 55, एक में 60, एक में 55, 50, एक में 75, एक में 45 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उनका अंकगणितीय माध्य यानी एम इस प्रकार होगा, 1, 2, 3, 4, 5 प्रेक्षण है, तो एम बराबर प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी 5 प्रेक्षण है तो बटा में 5, और सभी को जोड़ेंगे तो 250 आएगा बटा में 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 57 आ जाएगा। तो ये आपका माध्य हुआ। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं बारंबारता आवंटन की। तो किसी परीक्षा में 100 अंक के हिंदी के परीक्षा में आपके 30 सहपाठियों द्वारा प्राप्त अंकों का यथाप्राप्त आंकड़ा निम्नलिखित है। ये यथाप्राप्त आंकड़ा है। ठीक है, मतलब जैसे तैसे भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे नोट किया हुआ। अब इसको घटते या फिर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो ये विन्यस्त आंकड़ा होगा, और उसके बाद इसका बारंबारता आवंटन कैसे बनता है, तो एक जो 4 मान होता है उसको लिखेंगे, और जैसे कि उस 4 मान का बारंबारता लिखेंगे, फिर मिलान चिन्ह लिखेंगे, तो वो हो जाएगा बारंबारता आवंटन। जैसे कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो उपर्युक्त यथा प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में निम्न प्रकार सजाया जा सकता है। तो यहाँ पे सजाया हुआ, ये आपका घटते क्रम में सजाया हुआ, तो इसको विन्यस्त आंकड़ा बोलेंगे। ये अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में है, और इसको विन्यस्त आंकड़े बोलेंगे इसको भी, लेकिन ये आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो हम लोग चाहे ऐसे सजा ले या फिर ऐसे सजा ले। इसके बाद बारंबारता आवंटन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए
उपर्युक्त विन्यास आंकड़ों को देखते ही पता चलता है कि कुछ छात्रों का प्राप्तांक एक ही है। आसानी से कहा जा सकता है कि 4 छात्रों ने 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो 4 छात्रों ने 60 अंक प्राप्त किए, तो ये 60 जो होगा, ये 4 जो होगा बराबरता होगा 60 का, क्योंकि 60 अंक जो है 4 बार आया है ना, तो वो बराबरता होता है। तो जो परीक्षण जितना बार आता है वो बराबरता कहलाता है। 3 छात्रों ने 50 अंक प्राप्त किए। आप देख कर भी बता सकते हो, ऊपर में 50 ऐसे घट 1 2 3, ठीक है, या फिर इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3, क्योंकि ये सजाया हुआ है तो 3। किसी आंकड़ों में कोई विशेष परीक्षण जितनी बार आता है उसे हम उसकी बराबरता कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में 70 की बराबरता 1 है, क्योंकि 70 एक ही बार आया है, और 60 की बराबरता 4 है, क्योंकि वो 4 छात्रों के द्वारा 60 आया है, ठीक है, यानी 60 4 बार आया। 50 की बराबरता 3 है, क्योंकि 50 3 बार आया है, आदि। यह क्रिया सभी परीक्षणों के साथ करने पर सुव्यवस्थित वितरण प्राप्त होगा। अतः प्राप्त आंकड़ों को निम्नतम परीक्षण से आरंभ कर उच्चतम परीक्षण या फिर उच्चतम परीक्षण से आरंभ कर निम्नतम परीक्षण तक परीक्षणों के पदों की बराबरता के साथ व्यवस्थित वितरण बराबरता बंटन कहलाता है। ऐसी सारणी जिससे आंकड़े परीक्षण के पदों की संगत बराबरता के साथ लिए गए हो उसे बराबरता बंटन सारणी कहते हैं। मतलब वैसा एक हम लोग सारणी बनाएंगे जिसमें परीक्षणों के साथ में उसका बराबरता लिखा जाए, यानी उसका संगत बराबरता, उसके साथ वाला बराबरता लिखा जाए, तो उसको हम लोग बराबरता बंटन सारणी कहते हैं, या केवल बराबरता सारणी भी कहते हैं। तो इस प्रकार में हमें 30 छात्रों द्वारा प्राप्तांकों की निम्नांकित बराबरता सारणी प्राप्त होती है। जैसे कि हिंदी में 30 छात्रों द्वारा प्राप्तांक की बराबरता बंटन, तो जैसे कि 8 एक बार आया है, 12 एक बार आया, 15 एक बार आया, 18 एक बार आया है, और जैसे कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है 28 3 बार आया, तो ये बराबरता हुआ, और इसके साथ में संगत बराबरता लिखा गया है, तो ये बराबरता बंटन सारणी है या फिर बराबरता सारणी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही है, मतलब 40 2 बार आया, इसमें 42 2 बार आया, 45 एक बार आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बराबरता बंटन सारणी। तो उपर्युक्त सारणी से बिना गिनती किए ही बताया जा सकता है कि कितने छात्रों ने अमुक अंक प्राप्त किए। मतलब 38 कितने ने, तो 1 ने, 35 कितना ने, तो 3 ने, ठीक है। यदि हमें जानना हो कि 70 अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं, तो सारणी को देखकर तुरंत हम कह सकते हैं कि एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मिलान चिन्ह या फिर टैली चिन्ह, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं, तो आपको पता भी होगा शायद। तो जब प्रश्नों की संख्या बड़ी हो तो आंकड़ों को गिनकर बराबरता ज्ञात करना असुविधाजनक होता है। ऐसी स्थिति में सुविधा के लिए मिलान चिन्हों का उपयोग किया जाता है। गणना में सुगमता के लिए मिलान चिन्हों को प्रायः 5-5 के समूह में अंकित किया जाता है। यानी कि अगर हमको 5 लिखना हो तो 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसे खींच देंगे, ये 5 हो गया। तो बड़ा जो भी डाटा होगा उसको 5-5 के समूह में लिखना होगा। जैसे 10 लिखना होगा तो इस प्रकार से हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये 10 हो गया। मिलान चिन्हों का प्रयोग से भूल कम से कम होने की संभावना रहती है। बराबरता सारणी बनाते समय प्रश्नों के प्रत्येक पद के लिए खड़ी रेखा अर्थात ये खड़ी रेखा का एक चिन्ह देते हैं। जब किसी परीक्षण के संगत पद के लिए 4 खड़ी रेखा बन जाती है, इस प्रकार से 4, तो 5वीं रेखा के लिए एक तिरछी रेखा खींचते हैं, ठीक है। इस प्रकार से खींचेंगे तो ये 5 हो जाएगा। जो पहली 4 खड़ी रेखाओं को काटती है अर्थात इस प्रकार से के रूप में खींचते हैं। फिर छठी रेखा के लिए 5 के समूह से थोड़ा हटकर एक खड़ी रेखा खींचते हैं अर्थात 7 के लिए हम लोग 5 ये और 5 2 7, तो ये हो गया निशान 7 का अंकित करते हैं। इसी प्रकार अन्य के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे तो एक्सरसाइज 15 का ए है। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये छोटा होगा। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है तो आसानी से इसको बना पाएंगे। तो बोल रहा है क्या, पहला में किसी प्रेक्षण के समूह में महत्तम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को उसका प्रसार या फिर परिसर कहते हैं। यहाँ पे कॉलम डॉट लाइन था, यहाँ पे फिल करना था, ठीक है। तो ये आंसर आपका होगा प्रसार या फिर परिसर। हमने अभी पढ़ा कि उच्चतम मान में से निम्नतम मान को घटाने पर परिसर उसको बोलते हैं, जो आता है जो, ठीक है। दूसरा में किसी निश्चित उद्देश्य से प्रारंभ में एकत्र किए गए प्रश्नों को यथा प्राप्त आंकड़ा कहते हैं। जो हम एक निश्चित उद्देश्य से जो भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, जो प्रेक्षण होता है उसको यथा प्राप्त आंकड़ा बोलते हैं। और इस प्रेक्षण को अगर हम
बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजा दे तो उसको विन्यस्त आंकड़ा बोलते हैं। तीसरा में बोला किसी प्रेक्षण का महत्तम मान अगर 97 है और न्यूनतम मान 37 है तो इसका तो प्रेक्षण का जो परिसर कितना होगा, तो 97 में 37 घटाएंगे तो 60 होगा। चौथा में किसी आंकड़े में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है वह संख्या उस प्रेक्षण की बारंबारता कहलाता है। हमने पढ़ा जितना बार प्रेक्षण आएगा, जैसे 60 अगर 3 बार आया तो 60 का बारंबारता 3 होगा, तो वो बारंबारता कहलाती है। दूसरा में किसी प्रेक्षण के उच्चतम मान, न्यूनतम मान तथा परिसर में निम्नलिखित में कौन सा संबंध है। तो हमें पता है परिसर बराबर जो होता है, ऐसे परिसर बराबर जो होता है उच्चतम मान होगा और माइनस न्यूनतम मान होगा। ठीक है, ये हमने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि जगह कम है, तो ये होता है। तो हमें निकालना है परिसर, इसमें कौन सा ऑप्शन देखेंगे कौन सा संबंध है। तो यहाँ पे देखिए उधर माइनस में न्यूनतम मान, अगर इधर हम लोग इधर तो परिसर होगा, इधर इसको लाएंगे तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस इधर हो जाएगा न्यूनतम मान। ठीक है, और बराबर इधर बच जाएगा उच्चतम मान, मतलब उच्चतम मान बराबर हो जाएगा परिसर प्लस न्यूनतम मान, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन में है परिसर प्लस न्यूनतम मान बराबर उच्चतम मान। यहाँ पे दूसरा में है परिसर प्लस उच्चतम मान, तो इधर तो प्लस में उच्चतम मान, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, आपका पहला ही होगा। इसमें बोला परिसर माइनस उच्चतम मान, तो आपका माइनस में तो होगा, क्योंकि माइनस में तो होगा ही, ये प्लस में है ना, ये तो ठीक। यहाँ पे बराबर में दिया परिसर बराबर उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान नहीं होता, माइनस न्यूनतम मान होता है। ठीक है, उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान होगा नहीं होता है, यहाँ पे यही चीज़ है ना, तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, लेकिन आपका ये पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा में किसी प्रेक्षण का परिसर 17 है तथा प्रेक्षण का उच्चतम मान 38 है तो प्रेक्षण का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परिसर दिया हुआ 17 और प्रेक्षण का उच्चतम मान दिया हुआ 38, माइनस न्यूनतम मान निकालना है। तो सिंपल सी न्यूनतम मान इधर प्लस में है, माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे किए हैं, जैसे कि इधर 17 है तो 17 इधर है और इधर आएंगे न्यूनतम मान, तो इधर आ जाएगा ये प्लस में हो जाएगा और बराबर इधर 38 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद इधर 17, क्योंकि न्यूनतम मान निकालना है, न्यूनतम मान को इधर ही रखेंगे और इधर प्लस में 17 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी 38 माइनस 17 हो जाएगा, यानी न्यूनतम बराबर हो जाएगा 38 माइनस 17। तो 38 में 17 घटेगा तो 21, यानी न्यूनतम मान जो आएगा वो हमारा 21 है। अब यहाँ पे चौथा नंबर में किसी प्रेक्षण का परिसर अगर इतना है, न्यूनतम मान इतना है, तो प्रेक्षण का महत्तम मान क्या होगा। तो हमको पता है परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। परिसर आपका दिया हुआ है क्या, परिसर यहाँ पे 13.4 है, तो 13.4 और यहाँ पे सबसे पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे परिसर था तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम मान माइनस में है ना, तो इधर आया तो प्लस में हो गया। ठीक है, इधर आया तो न्यूनतम मान प्लस में हो गया, बराबर इधर से भी उच्चतम मान बचा। और अब हम लोग परिसर बराबर दिया हुआ है 13.4, न्यूनतम मान भी दिया हुआ है, तो उच्चतम मान निकल गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो उच्चतम मान बराबर कितना आ जाएगा आपका, आप 4 3 7 3 2 5 1 1 2 यानी 25.7। ठीक है, तो उच्चतम मान ये हो गया। पाँचवा में निम्नांकित आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो ये आपको देख लीजिए, सबसे पहले परिसर निकालना है तो सबसे ऊंचा मान इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें 15 दिख रहा है, सबसे छोटा इसमें 3 दिख रहा है, तो 15 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो 12 बचेगा। इसमें सबसे बड़ा आपको 55 दिख रहा है या 69 दिख रहा है। ठीक है, सबसे छोटा अगर बोला जाए तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, 69 में से 6 जाएगा तो 63 बचेगा। तो यहाँ पे 5वां नंबर आप देख लीजिए, छात्र स्वयं बनाए, तो इसको आपको स्वयं ही बनाना है और पहला का कितना आंसर होगा, दूसरा का कितना आंसर होगा, वो आपको कमेंट में लिखना है। क्योंकि यहाँ पे निम्नांकित आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है, तो सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा देना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से इसको करके कमेंट में लिख दें। यदि बारंबारता 12 हो, 6 नंबर में बोले यदि बारंबारता 12 हो तो इसका संगत मिलान चिन्ह, आपको पता है 12 को संगत मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 12 है तो पहले हम 5 लिखेंगे, 5 फिर से 5 लिखेंगे, 10 और फिर 12, 5 5 10, फिर 2 और खींच देंगे। ठीक है, 2 और खींच देंगे तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से 9 को भी लिखेंगे, तो जैसे कि आप नीचे देखिए 12 का 5 5 10 2 12 और 9 का 5 4 9, 7वां क्वेश्चन था। अब 8वां नंबर में अगर हम देखें तो निम्नलिखित का मिलान चिन्हों की संगत बारंबारताएं लिखना, यानी ये 4 है तो इसका 4 हो जाएगा, ये 5 और 2 7 है, चूँकि ये 5 और 2 7 है इसका 7 हो जाएगा, 5 5 10 3 13 है तो इसका 13 हो जाएगा बारंबारता।
ये 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, ये 5, 10, 15 है तो इसका 15 हो जाएगा, और ये 3 है तो इसका 3 हो जाएगा, जैसे कि नीचे आपका सभी बना हुआ है। अब 9 नंबर बोला है निम्नांकित आंकड़ों में 3 की बराबरता क्या है। तो हम लोग 3 मतलब जितना बार आएगा वो उसका बराबरता होगा। तो देखते हो 3 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 3 का बराबरता जो होगा 4 होगा। ठीक है, तो 3 की बराबरता 4 होगा। और 10वां नंबर में बोला निम्नांकित आंकड़ों में 7 की बराबरता क्या है। तो 7 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आया। ठीक है, तो 7 की बराबरता यहाँ पे 6 होगा। इस बीच छात्र स्वयं बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए PDF फॉर्म में इसको देते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए सब कुछ लिखना पड़ता है ताकि जो PDF पाएगा वो कन्फ्यूज ना हो। PDF आपको ये टेलीग्राम में मिलता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लें। अब 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित आंकड़ों में 25 और 13 की बराबरताओं का अंतर पहला में निकालना है, फिर योगफल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लें, जो भी 25, 13 है ना, उसकी जो बराबरता आएगा उसका अंतर पहला में निकालना है, फिर उसका योगफल निकालना है। जैसे 25 की बराबरता यहाँ पर देखेंगे 25 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 25 की बराबरता 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार 13 की बराबरता निकालेंगे तो 13 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया, ये भी 4 बार आया। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बोल रहा था अंतर, तो 4 में से 4 गया, यानी जो बराबरता है उसका अंतर, तो 4 में से 4 गया 0। दूसरा में बोल रहा है योगफल, तो 4 4 प्लस में करेंगे यानी योग करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 4 4 8 होता है। तो ये आपका पहला का 0, दूसरा का 8 आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में महत्तम बराबरता वाले चर प्रेक्षण का मान लिखें। यानी कि बराबरता, जो महत्तम बराबरता है ना, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया। ठीक है, बराबरता मतलब वही होता है ना, जो जितना बार आता है वो उसकी बराबरता कहलाता है। तो जो सबसे महत्तम बराबरता वाले चर को लिखना है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया उस डाटा को लिखना है, उस प्रेक्षण को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो देखने से पता चलता है 11 में सभी जगह पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आया। बाकी और को देखेंगे तो 6 बार नहीं आएगा। ठीक है ना, वो तो देखने से भी पता चलता है। तो 11 हो जाएगा। सबसे महत्तम बराबरता वाला जो चर है वो कितना है, 11। ठीक है, जिसकी महत्तम बराबरता 6 आता है, यानी सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर 12 का 11 हो जाएगा। 13 नंबर में बोला निम्नलिखित में न्यूनतम बराबरता वाले प्रेक्षण यानी चर का मान लिखना है। यानी सबसे कम बार जो आया है ना, उसको, उस वैल्यू को लिखना, उस डाटा को, उस प्रेक्षण को लिखना है। तो देखेंगे सबसे कम बार कौन आया है, तो 17 2 बार आया। ठीक है, 19 को देखेंगे तो 19 एक ही बार आया, तो 19 एक ही बार आया। बाकी 23 2 बार आया, 25 2 बार आया। ठीक है, 23 और ज़्यादा बार आया। ठीक, 25 भी और ज़्यादा बार आया, और यहाँ पे 21 भी 2 बार आया। ठीक है, तो सबसे जो न्यूनतम बराबरता है वो उसका 19 का है। 19 एक ही बार है, यानी 19 का बराबरता 1 है, जो कि न्यूनतम है, सबसे कम है। तो इसकी चर जो न्यूनतम बराबरता वाले है उसका प्रेक्षण लिखना है, यानी उसका चर मान लिखना है। तो न्यूनतम बराबरता वाले कौन है, 19, तो 19 होगा 13 नंबर में 19। तो 13 नंबर में 19 आपका आंसर होगा। 14 में बोला किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र हैं, किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र निम्नतम आयु वाले छात्रों की बराबरता बताएं। जो सबसे कम आयु वाले हैं उसकी बराबरता। तो यहाँ पे निम्नलिखित किसी का 11, किसी का 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, ऐसे। तो सबसे कम जो आयु का है उसका बराबरता निकालना। तो सबसे कम यहाँ पे 11 वर्ष ही है। ठीक है ना, 12 ज़्यादा है, 15 भी ज़्यादा है, 13 भी ज़्यादा है, सबसे कम 11 है, उसकी बराबरता बताने, यानी कम आयु वाले छात्रों की बराबरता। तो सबसे कम 11 है, तो इसका 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आया। ठीक है, यानी 14 का 8 आंसर होगा। न्यूनतम आयु वाले छात्रों की जो बराबरता है, न्यूनतम आयु वाले छात्रों की जो बराबरता है वो 8 है। ठीक है। 15 में किस वर्ष के अगस्त में पटना में 7 दिन में हुई वर्षा के आंकड़े इस प्रकार, 7 दिन में। तो यहाँ पे 8 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन का, यहाँ पे 8 दिन होना चाहिए, क्योंकि 8 दिन का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला में कि वर्षा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है, तो अधिकतम मान यहाँ पे देखेंगे क्या, सबसे ज़्यादा तो 26 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मान 26.3 है, और सबसे कम देखें तो 0.2 है। ठीक है, यही है सबसे कम और सबसे ज़्यादा ये है। तो पहला का हो जाएगा आपका अधिकतम 26.3 और न्यूनतम मान 0.2।
अब बोल रहा है परिसर उपयुक्त आंकड़ों का परिसर, तो परिसर में सबसे ज़्यादा में से सबसे कम घटाते हैं, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम हमारा निकला हुआ है। तो परिसर में 26.3 सबसे ज़्यादा है, उसमें से माइनस करेंगे सबसे कम 0.2 है उसको। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 पॉइंट है तो पॉइंट, और 6 में से 0 गया 6 और 2 का 2 ही रहेगा, यानी 26.1 इसका परिसर है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला चर ए तथा बी का माध्य निम्नलिखित में कौन है। ए तथा बी का माध्य ये चर है, तो हमें पता है जो भी चर जो भी मान है उसको जोड़ देंगे और जितना परीक्षण है उतना से डिवाइड करेंगे। तो 1 2 परीक्षण 2 से डिवाइड, यानी a+b/2 आपका पहला नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में बोल रहा है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या 4 हो तथा उनके समांतर माध्य 8 हो तो सभी प्रेक्षण का योगफल कितना होगा। तो हमें पता है फार्मूला उसी से लगा देंगे। तो प्रेक्षणों की यहाँ पे संख्या 4 है, यानी 4 को प्रेक्षण होगा 1 2 3 4, उन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा वो बताना है। क्योंकि यहाँ पे बोला समांतर माध्य 8 आया, 4 प्रेक्षण है तो बटा में 4 से डिवाइड होगा और हमारे पास माध्य कितना आता है 8 आता है। ठीक है, तो 8 आता है तो इसका योग निकालना है। तो ये जो इधर डिवाइड में है, ठीक है, इधर आएगा तो इंटू में होगा, तो यानी 8 × 32, यानी 32 बराबर ये चारों का योगफल, यानी इन चारों का योगफल 32 आएगा। तो सिंपल यहाँ पे हमारा माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या, और वो माध्य कितना आया 8 आया। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योगफल बराबर हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा इंटू में होगा, तो 8 × 4 यानी प्रेक्षणों का योगफल 8 × 32, यह आपका आंसर होगा। 18 नंबर में यदि सभी प्रेक्षणों का योगफल 143 हो और उनका माध्य 13 हो तो प्रेक्षणों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या निकालना है, तो काफ़ी जी उसी प्रकार से। तो माध्य बराबर जो होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, योगफल हमारे पास 143 दिया हुआ है और बटे में प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास निकालना है, और बराबर में जो माध्य आता है वो 13 आता है। ठीक है, तो 13 आता है, चूँकि 143 बराबर हो जाएगा 13 गुना प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, और इधर 13 जो है इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो इंटू में होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ 143 इधर आ जाएगा खाली, तो बराबर में 13 इंटू प्रेक्षणों की संख्या होगा। ठीक है, तो अब 13 इधर इंटू में हो जाएगा तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जैसे कि 143 के बटा में 13 हो जाएगा और इधर बच जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया आपको समझने के लिए, ऐसे हमने डायरेक्ट यहाँ पे किया 143 से इधर, ये इधर आएगा इंटू में, तो ये भी इंटू में आएगा, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो गया और इधर बच जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या 13 143 में डिवाइड करेंगे तो 13 इकाई 13 बचेगा 1 और 1 और 3 13, तो 13 इकाई 13, यानी 11 बार में ये कट जाएगा, यानी प्रेक्षणों की संख्या जो होगा वो 11 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए डिवाइड में है तो इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, यानी कि इधर 143 बराबर बच जाएगा 13 गुना प्रेक्षणों की संख्या। अब चूँकि हमें प्रेक्षणों की संख्या निकालना है, इसको इधर रहने देंगे और इधर ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात 143 बटा 13 और बराबर में प्रेक्षणों की संख्या बचेगा। ठीक है, 19 में आपका 19 नंबर में 2a माइनस इतना है 3b, ये एक कॉमा दिया हुआ ना, ये एक प्रेक्षण हुआ और एक ये प्रेक्षण हुआ, 2 प्रेक्षण है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य बराबर प्रश्न प्रेक्षणों का योगफल, यानी 1 प्रेक्षण 2 प्रेक्षण, प्रेक्षणों की संख्या 2 है तो बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, तो 2a माइनस 3b जैसे लिख देंगे, और ये प्लस है, चूँकि ये भी प्लस में ब्रैकेट में तो प्लस 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 ही होता है, प्लस 2a, ये भी प्लस 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 ही होगा, प्लस 3b। ठीक है, अब जो भी सजाती है उसको हम लोग जोड़ घटा देंगे, जैसे कि 3b और 3b घट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, और बचा 2a और इधर 2a, तो 2a मिलकर 4 गो a हो जाएगा। ठीक है, और बटा में 2 है तो 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, तो 2a बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 20 नंबर में निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित का माध्य हमको पता है प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल अर्थात 1 2 3 4, इन चारों का योगफल बटा में इन चारों की संख्या, 4 है तो 4 को है ना प्रेक्षण, तो बटे में 4। आप सबको जोड़ेंगे 6 5 11 9 20 होगा, 20 बटे 4 4 5 20, यानी 5 इसका आएगा। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा में है, इन सभी को ऐड करेंगे, माध्य बराबर इन सभी का योगफल यानी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5, सभी को जोड़ने पर हमारे पास 145 आएगा। आप जोड़ सकते हैं 25 26 25 दूनी 50 से 51 51 और 30 जोड़ेंगे तो 81 आएगा, 81 और ये 8 को ले लें तो 81 8 89
और यहाँ पे 20 है ना, 89 और 20 को जोड़े यानी 90 मान लेते हैं तो 110, एक घटा देंगे तो 109, 109 छो 15 यानी 115 और 115 और 30 145। ठीक है, 145 बटा 5, 5 दूनी 10 बचा 4, 4 5 45, तो 5 नमा 45, तो यहाँ पे 29 आ जाएगा डिवाइड करने पर, ये 29 होगा। 21 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का अंकगणितीय मान ज्ञात करना। प्रकृत संख्या आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय, क्योंकि प्रकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, और गिनती 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 प्रथम बोल रहा है तो प्रथम 1 2 3 4 5, और इन सभी का माध्य बोल रहा है तो इन सभी को जोड़ेंगे, और बटा में प्रश्नों का संख्या कितना है 5 ही है तो 5, यानी सभी को जो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 ऊपर आया नीचे 5 से डिवाइड करेंगे पंक्तियाँ 15 यानी 3 आएगा, यानी प्रथम 5 प्रकृत संख्या ये 5 हुआ, 1 2 3 4 5, मान निकाला प्रश्नों का योगफल यानी 1 2, ये सभी को जोड़ेंगे और बटा में 5 ही है संख्या तो 5, सभी को जोड़ने पर 15 आता है, नीचे में 5 से डिवाइड करेंगे पंक्तियाँ 15, तो इसका 3 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, पहला पारी में 58, दूसरा पारी में 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46, फिर 50, फिर एक फिर रन 0, फिर 100, ये 8 पारी यानी प्रश्नों का संख्या 8 है, और इनका क्या बोल रहा है उसका माध्य स्कोर या फिर माध्य रन ज्ञात करना। माध्य निकालना है तो सिंपल प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों की संख्या, तो माध्य स्कोर बराबर प्रश्नों का योगफल यानी 58 76 40 35 46 50 0 100, ये टोटल रन है, और बटा में 8 होगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या 8 है, और इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप खुद से निकाल लें, इन सभी को जोड़कर 8 से डिवाइड कर आपको कमेंट करना है, 22 नंबर क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। ठीक है, याद से आपको इस क्वेश्चन को जरूर से कमेंट करें, क्योंकि इसका आंसर जो है ना अभी भाई छप गया, अभी हम यहाँ पे जोड़ेंगे समय लगेगा। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा जोड़कर 8 से डिवाइड करके। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन में एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, 10 अध्यापक उसका अब 32 41 ये सब आयु दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु सबसे बड़ा देखते हैं तो इसमें कौन है 54 से भी बड़ा है तो 54, तथा सबसे छोटी उम्र वाले की कितना है तो सबसे छोटा अगर हम देखें तो 23 से भी छोटा है क्या कोई नहीं, तो 23 यानी 54 और 23 होगा। और दूसरा नंबर में बोला अध्यापकों की आयु का परिसर, यानी सबसे ज़्यादा 54 है सबसे कम 23 है, तो अध्यापकों की आयु का परिसर सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटाएंगे तो 31 आएगा। ठीक है, और ये रहा हमारा जो आपका ऊपर में था ना ये क्वेश्चन, तो ये हमने नीचे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जोड़ने पर सबसे 405 आएगा, और जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो यहाँ पे देख लिया 8 45 और बचा कुछ नहीं तो 5 उतारा, लेकिन 5 से काम नहीं चलेगा, 8 से 5 में डिवाइड नहीं होगा तो 1 अंक उतरा। अब हम लोग 2 अंक उतारते हैं तो 0 देंगे, चूँकि 0 यहाँ पे उतारना है तो ये 2 अंक होगा, तो 0 दे के पॉइंट देंगे, क्योंकि हमें 0 निकालने के लिए पॉइंट देना पड़ता है, तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 2 अंक उतरा ना, 1 5 1 अंक और हमने उतारा, तो जब भी 2 अंक उतारता है तो यहाँ पे 0 देकर ही पॉइंट देंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे अगर हम फिर से लगाएंगे तो 8 6 48 2 बचेगा, फिर 8 दूनी 16 4 बचेगा, 8 45 यानी 50.625 आएगा, लेकिन इसका आंसर आपका लगभग 50 ही होगा। ठीक है, 50 होगा। और ये हो गया परिसर हो गया आपका। यहाँ पे तीसरा में इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है, तो इसको निकालना है, तो अभी हमको माध्य निकालने का पता है फॉर्मूला, प्रश्नों का योगफल बटा में प्रश्नों की संख्या होता है, तो अपने को पता है यहाँ पे ऊपर में बोल रहा था कि 10 अध्यापक थे, प्रश्नों की संख्या 10 होगा, तो तीसरा में माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर प्रश्नों का योगफल 32 41 जो सभी है उसको हम लोग ऐड करेंगे, और बटा में 10 होगा क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 10 है, तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो 350 आएगा, और बटे में 10, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, नीचे 1 का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 35 वर्ष आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 लड़कों का भार यहाँ पे दिया हुआ है किलोग्राम में, तो क्रमशः 30 32 31 33 34 है। ठीक है, उनके माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर वही माध्य भार निकालना है, तो प्रश्नों का योगफल यानी जो भी है उसका योगफल बटे में जितना प्रश्नों की संख्या है तो 5 है तो बटे में 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो 160 आएगा, और बटे में 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो पंक्तियाँ 15 बचेगा, 1 0 10 होगा, 1 और 0 मिलकर तो 5 दूनी 10 यानी 32 यहाँ पे केजी होगा। ठीक है, ये वर्ष नहीं होगा केजी होगा, तो यहाँ पे 32 केजी होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन में इतना है आपका 1 है 2 है 1 से और 4 है,
तथा 5 का औसत 3 है। औसत दिया हुआ है, इन सभी का औसत 3 दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है। तो वही जो हमारे पास फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। तो औसत बराबर प्रश्नों का योगफल, योग बटे में प्रश्नों की संख्या। तो हमको औसत दिया हुआ है 3 और प्रश्नों का योग मतलब प्रश्न के हुए 1 2 3 4 5 हुआ, ठीक है। तो 1 + 2 + x + 4 + 5 बटे में 5 होगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 5 है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 1 3, पहले जो भी अंक है उसको जोड़ेंगे, 3 4 3 7 5 12 और प्लस में x, क्योंकि x जो है वो एक चर राशि है, तो x प्लस में रहेगा और बटे में 5 इधर डिवाइड में है, यानी भागा में इधर आएगा तो गुना में होगा। तो गुना में होगा तो 3 5 में गुना 15 और इधर बचेगा 12 + x। x का वैल्यू निकालना है तो x इधर ही रहेगा, 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो x बराबर 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही आपका इतना दिया हुआ है, जो भी आपका 1 2 3 4 5 6 को आपका यहाँ पे प्रश्न है और इसका समांतर माध्य दिया हुआ है 7, x का मान निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो समांतर माध्य बराबर प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों का संख्या 6 हमने देखा। सभी को ऐड करेंगे। सबसे पहले अंक 5 4 9 8 17 17 और 7 17 3 5 4 24 30 होता है। 30 और प्लस में x रहेगा, 30 + x और बटे में 6 है। 6 इधर इंटू में, सॉरी इधर डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में होगा, तो 6 और 7 में इंटू करेंगे, 7 6 का 42 और इधर बराबर में बच जाएगा ये 30 + x। तो यहाँ पे 30 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 42 में से 30 जाएगा तो x बराबर 12 आपका आंसर होगा। तो x बराबर 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 रख के देखेंगे तो 30 और 12 42, तो 6 7 42, फिर 7 ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो के पे एंड करेंगे। तो चैनल पे अगर नए तो चलो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।